हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं टारगेट गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सेकेंड सेमेस्टर में अब जा चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की जो जर्नी रही वो समाप्त हो चुकी, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी की क्लास आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग भी बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये सोशियोलॉजी की क्लास है, ठीक है। और आज का हम इंट्रोडक्शन ये क्लास देने वाले हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेगा। और आगे जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी सारी एप्लीकेशन पे होंगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं? सामाजिक संरचना। देखिए, एक मिनट, देखिए, सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना, देखिए, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना क्या है? पहले तो आप ये जान जाइए कि आपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप थे तो आपने पढ़ा कि समाज शास्त्र क्या है, ठीक है। समाज शास्त्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें आपको देखने को क्या मिला। आपको उसमें परिवार देखने को मिला। क्या मिला? परिवार, ठीक है। दूसरा आप अगर देखेंगे तो उसी में आपको संघ देखने को मिला। क्या मिला? संघ देखने को मिला। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इसी के अंदर आपको समुदाय देखने को मिला। क्या मिला? समुदाय। क्या मिला आपको? समुदाय देखने को मिला। बात क्लियर हुआ? मैं ये जो पिछला जो भी पहले आप जो पढ़ चुके हैं, मैं उसको क्यों रिवाइज करा रहा हूं? क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो संरचना का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे अगर ये कोई व्यक्ति है, जैसे आप देख रहे हैं, अगर ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कैसे है? यहाँ देखिए, इसके हाथ हैं, ठीक है, इसके ये दो पैर है कि नहीं है? तो पहले उनका क्या होगा? पहले उनके आंख होंगे, ठीक है, फिर ये नाक होंगे, फिर ये मुंह होंगे। तो इस तरीके से उनका एक क्या होगा? उनका एक संरचना होगा, ठीक है। उनका क्या होगा? एक संरचना होगा। इसी तरीके से जब हम लोगों ने पढ़ा था समाज शास्त्र, जब फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एक संरचना पढ़ा था। पहले परिवार पढ़ा, फिर संघ पढ़ा, फिर समुदाय पढ़ा, फिर हम लोगों ने इसी में पढ़ा था क्या बोलते हैं, जातीय पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? जातीय पढ़े थे, ठीक है, जाति पढ़े थे। मतलब सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? संरचना। संरचना में अगर आप देखेंगे तो अगर सामाजिक संरचना देखते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको गांव मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? पहला आपको गांव देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नगर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नगर, ठीक है, गांव, नगर। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? क्षेत्र मिल सकता है आपको देखने को। उसके बाद आपको शहर देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीजें आपको एक लाइन से, एक सीक्वेंस वाइज आपको देखने को उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है। बिना इसके सामाजिक संरचना बनना क्या है? संभव नहीं है। ये रहेगा तभी क्या होगा? तभी सामाजिक संरचना बनेगा। बात क्लियर हुआ आपको? तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सामाजिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए एक बार, देखिए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि भारतीय समाज की संरचना और निर्माण प्रस्तावना, ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे तो भारतीय समाज एक अत्यधिक जटिल, विविध और प्राचीन समाज है। क्या है? भारतीय जो समाज है
वह एकदम जटिल और विविध समाज है, ठीक है, बड़ा समाज है। और इसमें कई सांस्कृतिक, धर्म, जाति, भाषा और सामाजिक संरचना का मिश्रण है। इसमें कई जाति आप देखेंगे, कई भाषा के लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है, कई भाषा के लोग शामिल हैं, कई बोली के लोग शामिल हैं, कई जातीय के लोग शामिल हैं। तो इसमें ओवरऑल कहें तो हर प्रकार के व्यक्ति इसमें क्या है, इसमें शामिल है। बात स्पष्ट हुआ आपको? चलिए, तो इसमें शामिल है और ये क्या कर रहा है, ये समाज सदियों से निरंतर क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, मतलब सदियों से यहाँ बढ़ता हुआ ये आ रहा है, ठीक है। और समय के साथ साथ इनमें अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय समाज की जो संरचना है, अध्ययन से हमें न केवल इनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि ये किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्या रहते हैं, किस प्रकार से वह रहते हैं, ठीक है। उनका सामाजिक घटक किस प्रकार से है, सामाजिक घटक में इन्होंने किस प्रकार के निर्माण किए हैं, इनका योगदान क्या है, ये सभी चीजें इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। और साथ ही यह देखते हैं कि इनकी जो संरचना है उसमें क्या है, तो उसमें आप देखेंगे जातिवाद जो है ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, ठीक है। जातिवाद, धर्म देखेंगे आप, लिंग देखेंगे, आर्थिक समानता देखेंगे, फिर शहरीकरण देखेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले क्या, पहले आपको गांव देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, गांव देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद नगर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, आपको शहर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ये मैं इसके बाद आप लोगों को जो ये सारी चीजें हैं, तो ये लाइन से आपको पढ़ाते हुए हम चलेंगे और बताते हुए चलेंगे किस प्रकार से गांव होगा, किस प्रकार से नगर होगा, किस प्रकार से क्षेत्र होगा और किस प्रकार से शहर होगा। तो ये जितनी भी सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस वाइज दिख रही है, यही क्या, यही समाज की एक संरचना है, यही एक समाज की बनावट है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप पढ़े भी होंगे कि मानव समाज की मानव की संरचना, तो मानव की संरचना में क्या आ जाएगा, मानव की संरचना में आपको उनका हाथ आ जाएगा, उनका पहले आपका मुंह आएगा, फिर हाथ, पैर, नाक, ओठ, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एक बनावट है, मतलब एक संरचना है, ठीक है, मानव की। तो इसी प्रकार से अगर हम समाज की संरचना देखेंगे तो समाज की संरचना क्या है, समाज की संरचना तो यही है ना कि गांव, फिर नगर, फिर क्षेत्र, फिर शहर, तो ये लाइन से चलती आ रही हैं। तो ये क्या हो गई, ये समाज की एक संरचना हो गई। ऐसे अगर आप ऐसे अगर देखेंगे कि अगर हम किसी मकान की संरचना का बात करें कि मकान किस प्रकार से बनता है, तो आप देखेंगे पहले ईंट आएगा, उसके बाद सीमेंट, बालू, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप ईंट, सीमेंट, बालू और सारे चीजों को एक टीला बना के खड़े कर दिए तो संरचना घर का बन गया, ऐसा तो थोड़ी है। उसके लिए आपको प्रॉपर सीमेंट, ईंट, मतलब और भी सारी चीजें जो लगती है उसमें, वो सारी चीजें चाहिए। और उसको एक क्या वो सीक्वेंस वाइज मतलब बनाते हुए, पहले दीवार, फिर छत, तो इस तरीके से बनाते हुए जब चलेंगे तो वह क्या हो जाएगी, वही संरचना हो जाएगी। स्पष्ट हुआ आपको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां, तो आप देखेंगे यहां जिसका गहरा प्रभाव, ठीक है, जिसका गहरा प्रभाव इनके विकास पर पड़ा, क्या पड़ा, इनके विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और समाज में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं जो इसकी विविधता को दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं, इसकी विविधता को दर्शाती हैं। इस लेख का उद्देश्य भारतीय समाज की संरचना को समझना और इनके विभिन्न घटकों के निर्माण के कारणों पर क्या करना है, तो प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इनका जो मेन उद्देश्य क्या है, तो समाज में जितनी प्रकार की क्या बोलते हैं, समाज में जितने प्रकार के जो घटक होते हैं, ठीक है, उन पे प्रकाश डालना इनका मुख्य मकसद होता है। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सामाजिक संरचना है इसके बारे में जो विद्वान है उनका क्या कहना है, ठीक है, वह कैसे देखते हैं इसको, इसको हम लोग देखेंगे। और इनका जो सामाजिक संरचना है इसका जिक्र जो भी विद्वान है किस प्रकार से किए हैं, किस बुक में किए, इसको हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि सामाजिक संरचना और इसका समाज शास्त्र जो है, सामाजिक संरचना का प्रयोग देखेंगे कि सबसे
पहले सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। कौन किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले इसका प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और इनकी एक बुक थी, कौन सी बुक थी? बुक का क्या नाम था? तो आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इस बुक में सामाजिक संरचना का जो विवरण है इन्होंने अपने इस बुक में दिया था। ठीक है, बुक का क्या नाम है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद दुर्खीम जो है, ठीक है, दुर्खीम ने भी क्या किया है? अब इनका एक बुक है, बुक में इन्होंने किस बुक में दिया था? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, किस बुक में? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने सामाजिक संरचना का क्या किया था? तो सामाजिक संरचना का जिक्र इन्होंने किया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सामाजिक संरचना की परिभाषा, क्या देखेंगे? सामाजिक संरचना की परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा है किसकी? तो सामाजिक संरचना की। ठीक है, देखिए सामाजिक संरचना। ठीक है, तो ये पार्सन के द्वारा, ठीक है, ये एक कौन है? तो ये एक विद्वान है। देखिए यह एक विद्वान है और इन्होंने सामाजिक संरचना को क्या कहा, इसको आप लोग देखिए। सामाजिक संरचना पार्सन से संबंधित संस्था, एजेंसी और सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही साथ समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों की विशिष्टता संबंध को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो संस्था है या जो भी एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रतिमान है और एक साथ साथ जो समूह से लोग जो लोग जुड़े हैं, ठीक है, और जुड़ने के बाद जो उस संस्था या एजेंसी की जब सदस्यता को ग्रहण करते हैं, उसी सदस्यता को क्या कहते हैं? तो सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ता है, जुड़ने के बाद वह क्या करता है? उस संस्था की जो सदस्यता है उसको ग्रहण करता है। ठीक है, तो जब वह ग्रहण करता है तो वह क्या होती है? वो एक संरचना बनती रहती है कि पहले वो क्या किया? पहले देखिए पहले वो उस संस्था को जाना, ठीक है, संस्था को जाना, ठीक है, उसके बाद वो क्या किया? उससे जुड़ा, उसके बाद उस संस्था का जो सदस्यता था उसको क्या किया? ग्रहण कर लिया। तो ये क्या है? ये एक सर्किल के जैसा काम कर रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम संरचना बोलेंगे। और हम नहीं, ये कौन बोल रहे हैं? तो ये पार्सन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? पार्सन, जो कि समाजशास्त्री है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आप देखिए मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर व पेज। ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया है? तो ये बोले हैं कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो सामाजिक जो संरचना है इसके जटिल प्रतिमानों का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि दो समाजशास्त्री जो सामाजिक संरचना की इन्होंने परिभाषा दिया, और परिभाषा जैसा कि इस तरीके से ये परिभाषा है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं और भी चीजों को। ठीक है, यहां देखिए यहां क्या है? तो सामाजिक संरचना और उनका प्रमुख जो पहलू है वो है, जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि जातिवाद जो है क्या है? यह भी एक प्रकार का रीजन है उसका। ठीक है, मतलब कास्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? इसको देखिए आप लोग, इसमें भारतीय समाज में जातिवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संरचना है। क्या है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक ऐतिहासिक यह संरचना है। ठीक है, जातिवाद का सिद्धांत समाज में लोगों को जन्म के आधार पर
विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया। जो जातिवाद जो सिस्टम है वह क्या है, वह जन्म के आधार पर बांटा गया है। जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे जन्म के क्या, जन्म के आधार पर इसको इसके वर्गों में बांट दिया गया है। जो जिस परिवार में जिस जाति में जन्म लिया उसको उस तरीके से उसको बांट दिया गया। ठीक है। प्राचीन काल में यह व्यवस्था 4 प्रमुख जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर ये क्या थे? आधारित थे। और बाद में क्या हुआ? बाद में विभिन्न उपजातियां और जातियां भी क्या हो गई? तो विकसित हो गई। ठीक है। पहले क्या था? पहले 4 जातियां थी। कौन कौन से? तो पहला आपको मिलेगा ब्राह्मण। क्या मिलेगा? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा आपको मिलेगा क्षत्रिय, तीसरा आपको वैश्य, चौथा शूद्र। ठीक है। तो आपको ये 4 जातियां पहले आपको देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से और भी जो जातियां थी क्या हो गई? विकसित होते चली गई। ठीक है। उपजातियां और जातियां भी विकसित हो गई, जो सामाजिक पदानुक्रम में विभाजित हुई। क्या थी? जो सामाजिक पदानुक्रम में क्या हुई? विभाजित थी। जातिवाद के समाज में गहरी सामाजिक असमानता पैदा की और इनके प्रभाव से आज भी भारत में समाज में क्या है? विभाजन, भेदभाव और उत्पीड़न देखने को आपको मिलता है। ठीक है। इसका कारण क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि आज भी समाज में क्या है? आज भी समाज में भेदभाव आपको देखने को मिलेगा, उत्पीड़न जैसे चीज आपको क्या होगी? देखने को मिलेंगी। ठीक है। हालांकि भारतीय जो संविधान है, ठीक है, जातिवाद को क्या कर दिया? जातिवाद को समाप्त करने के लिए कई ऐसे कानून बनाए हैं कि जो जातिवाद, जो जाति में भेदभाव चीजें हो रही हैं, उसको क्या किया जाए? उसको समाप्त किया जाए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। फिर भी इनकी जो जड़ें हैं आज भी कुछ क्षेत्रों में क्या है? कुछ क्षेत्रों में मजबूत हैं। ठीक है। आज भी ये भी सुधार नहीं हो पाया है। और यह समस्या विशेष रूप से आप देखेंगे तो कहां पे ज्यादा है? तो आप देखेंगे कि ग्रामीण जो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो ग्रामीण। ठीक है। ग्रामीण जो इलाका है वहां पर सबसे अधिक है। ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां सबसे अधिक ये कास्ट सिस्टम जो है वहां सबसे अधिक लागू होता है। ठीक है। चलिए, और इलाके में जाति की अधिक महसूस होती है। ठीक है। जो ग्रामीण इलाका वहां पर क्या होता है? वहां पर अनेक जाति अधिक महत्व महसूस वहां उनको होता है। उसका आप देखेंगे कि धार्मिक विविधता। क्या देखेंगे? धार्मिक विविधता। ठीक है। पहले आपने क्या देखा? पहले आपने देखा जातिवाद। ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे आप? धार्मिक विविधता। ठीक है। ये किस प्रकार से है इसको आप लोग देखिए। ठीक है। क्योंकि आप एक संरचना पढ़ रहे हैं तो संरचना में आपने देखा पहले आपको देखने को मिला जातिवाद, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धार्मिक विविधता। ठीक है। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता उसकी धार्मिक विविधता है। क्या है? उनकी एक धार्मिक विविधता है। भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। ठीक है। भारत में आपको हिंदू धर्म के अनुयायी देखने को मिलेंगे, सिख धर्म की, ईसाई की, बौद्ध की, जैन की। ठीक है। और अन्य धर्म के अनुयायी, आपको अनुयायी का मतलब होता है कि उनका जैसे उनको मानने वाला। ठीक है। उस धर्म के मानने वाला। ठीक है। उसको हम अनुयायी बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और यह धार्मिक विविधता समाज में अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाजों और मान्यताओं का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? ये अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज और जो मान्यताएं हैं उसका क्या करती है? तो आदान प्रदान करती है आपस में। ठीक है। भारतीय समाज में धार्मिक संबंध और सही गुणता की एक लंबी परंपरा रही। ठीक है। लंबी परंपरा क्या है? तो वहां रही है। ठीक है। लेकिन समय समय पर धार्मिक सहमति और संघर्ष भी हुए।
ठीक है। समय समय पे आप देखेंगे कि एक धर्म से दूसरे धर्म में क्या हुआ है, तो संघर्ष भी रहा है, आपसी सहमति भी रही है, और क्या सहभागिता भी वहां देखने को आपको मिली है। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो आपस में क्या, आपस में संघर्ष ज्यादा ही देखने को आपको मिली है, असहमति देखने को आपको वहां ज्यादा मिली है। ठीक है। उसके बाद धर्म जो है भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। क्या है, जो धर्म है वह क्या है, वह भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं में क्या है, तो गहरा अपना जड़ जमाए हुए हैं। क्योंकि जो भारतीय जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको क्या, वह एक तरह से देखा जाए तो वह देश में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, प्रचलित है। लोग धर्म से क्या ज्यादा ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है। और यह समाज के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है, यह समाज के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और धार्मिक समुदायों के बीच असहमति और तनाव भी भारतीय समाज की जटिलताओं का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। जटिलता का क्या होता है, तो जटिलताओं का एक हिस्सा माना जाता है, जो कभी कभी और सामाजिक राजनीतिक संकट का कारण बन जाते हैं। जो धर्म है आप देखेंगे कि कभी कभी ये सामाजिक राजनीति का भी कारण बन जाता है। ठीक है। और भारतीय समाज की जटिलताओं का एक हिस्सा है। क्या, कौन हिस्सा है, तो धर्म। ठीक है। धर्म बहुत बड़ा भारतीय समाज की जो जटिलता उनका एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और इसके ही कारण से, ठीक है, और इसका ही कारण राजनीतिक जो है, राजनीति में क्या है, वो एक संकट बन जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लिंग भेद, जेंडर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देख लीजिए एक बार, इस किस प्रकार से लिंग भेद किस प्रकार से है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। लिंग भेद ये किस प्रकार से है, क्या इसमें जो भी महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। ठीक है। और जो पुरुष वर्ग हैं उनको किस प्रकार से दिया जाता है सम्मान। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी एक क्या है, ये भी सामाजिक संरचना का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है। और इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो ये देखिए आप, भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या रही। ऐतिहासिक रूप से महिला को पुरुष के मुकाबले कम समझा गया। क्या समझा गया, कम समझा गया। और हमेशा उनको क्या किया गया, हमेशा उनको दबाया गया, और उन्हें कई सामाजिक और कानूनी अधिकारों से क्या कर दिया गया, तो उनको वंचित कर दिया गया। वंचित का मतलब होता है कि उनको दूर कर दिया गया। ठीक है। कई कामों से, कई ऐसे चीजों से उनको क्या किया गया, तो उनको वंचित रखा गया। वंचित का मतलब दूर रखा गया। ठीक है। महिलाओं की जो शिक्षा है, कामकाजी स्थिति और समाज में उनके स्थान को हमेशा एक चुनौती के रूप में क्या कहता है, देखा जाता है। उनको कम शिक्षा दिया जाता था पहले। ठीक है। और उनको हमेशा नीचे रखा जाता है। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन सामाजिक सुधार आंदोलनों में महिलाओं के अधिकारों में सुधार करने की दिशा में कदम उठाया गया। कई सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम हुए। ठीक है। और कई सारे ऐसे आंदोलन हुए जिनमें महिलाओं के अधिकारों में सुधार करने की जो कदम है उसको उठाया गया, कि महिला भी जो समाज में अच्छा अपना जीवन यापन करे, उनको भी जिस प्रकार से पुरुषों को सम्मान दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को भी एक स्थान दिया जाए। ठीक है। इसके लिए तमाम ऐसे आंदोलन किए गए, तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम हुए, और उसके बाद उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए कदम उठाया गया। और फिर भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है। वह एक ऑटोमेटिक वह क्या हुई, चेंज नहीं हुई, और वह क्या हुई, एक लंबी प्रक्रिया के रूप में चलती आई। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में सुधार की लंबी प्रक्रिया है। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अभी भी पारंपरिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में ही सीमित कर दिया गया है। ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो जो गांवों की जो महिला है, जो गांव में रहती हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया है, तो उनको जो उनकी जो भूमिका है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वहीं तक उनको सीमित कर दी गई है। उनको अभी आगे बढ़ने का कोई मौका उनको नहीं दिया गया है। ठीक है। उनकी जो
जो एक पुरुषों का जो भी जो काम है, ठीक है, मतलब उनके बराबर उनके लेवल तक उनको नहीं ले जाया गया, ठीक है, उनको घर तक ही सीमित रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आप देखिए कि लिंग भेद जो है ये इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है, इस प्रकार से ये है, यह क्या है, यह एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। बात स्पष्ट हुआ आपको? चलिए, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि आर्थिक असमानता, क्या देखेंगे, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिकल इक्वलिटी, ठीक है। इसमें आपको क्या है, आर्थिक असमानता, आर्थिक मतलब क्या होता है कि आर्थिक मतलब जो धन दौलत पैसा जो है, ठीक है, इसमें किस प्रकार की असमानता देखने को मिली, किस प्रकार से, किस जिसके पास अधिक संपत्ति था, किसके पास कम संपत्ति थी, जिसके पास अधिक संपत्ति था उनको किस प्रकार से समाज में एक स्थान मिलता था, किस प्रकार से समाज में लोग उनको देखते थे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय समाज में जो आर्थिक असमानता एक स्पष्ट और गंभीर समस्या थी, क्या थी, एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या थी, ठीक है, गंभीर समस्या थी। और उसके बाद समृद्धि और गरीबी के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही थी, ठीक है, जो समृद्धि मतलब जो धन दौलत से क्या हो, परिपूर्ण हो, भरा हो, ठीक है, और गरीबी के बीच खाई जो लगातार क्या होती जाती थी, खाई जो है लगातार बढ़ती जाती थी, ठीक है, बढ़ती जा रही थी। और कुछ वर्ग अत्यधिक संपन्न है जबकि बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। कुछ वर्ग आप देखेंगे तो कुछ वर्ग अधिक संपन्न थे और कुछ जो वर्ग थे वो क्या थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, वह एकदम दबे हुए थे, ठीक है, सहमे हुए, डरे हुए, सहमे हुए व्यक्ति वह लोग थे। और भारतीय समाज में आर्थिक असमानता के कारण समाज में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों की पुनः परिभाषा की जो आवश्यकता है, यह समानता केवल आय और संपत्ति तक सीमित नहीं थी, ठीक है। आप देखेंगे कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कौन सा, आर्थिक असमानता, इसमें आप देखेंगे यह केवल पैसे तक सीमित न थी, बल्कि आप देखेंगे यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे और रोजगार के अवसरों में भी भेदभाव आपको देखने को मिला, ठीक है। ये केवल पैसे, ये केवल धन तक सीमित नहीं था, यह आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे चीजों में भी आपको भेदभाव देखने को मिला, ठीक है। सरकारी योजना और विकास कार्यों के वजूद भारतीय समाज में आर्थिक विषमता क्या रही, बनी रही, जो समाज के निर्माण और विकास में अवरोध उत्पन्न करती थी। जो लोग अमीर थे वह क्या करते थे, वो हमेशा गरीब को दबाए रहते थे, और जो भी समाज में जितनी भी रोजगार या कहिए सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी जो जो बड़े लोग थे, जो अमीर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लोग उस चीज पे अपना हक जमाते थे। लेकिन जो गरीब तबका के जो लोग थे उनको क्या होता था, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, ठीक है, उनको ये इन सारी सुविधाओं से वो वंचित रह जाते थे और वो हमेशा क्या रहते थे, दबे रहते थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो रीजन था, ये भी आपका एक रीजन था, आर्थिक असमानता। क्या था, आर्थिक असमानता, ठीक है। ठीक है, आर्थिक असमानता ये सबसे बड़ा ये रीजन था, ठीक है। जिसके पास था वह उसका लाभ उठा रहा था और जिसके पास नहीं था वह क्या, वह हमेशा नीचे रहता था, वह हमेशा दबा हुआ ही रहता था, ठीक है। और आप देखेंगे कि भारतीय समाज में जो आर्थिक विषमताएं हमेशा बनी रहती थी जब तक, क्योंकि जो गरीब है उसको शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वह ऊपर कैसे उठेगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, ये चीजें मुश्किल है, ठीक है। तो जब तक उनके पास ये सारी चीजें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं रहेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, तो शहरी और ग्रामीण समाज, क्या है, शहरी और ग्रामीण समाज, ये किस प्रकार से शहरी समाज और किस प्रकार से ग्रामीण समाज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच एक स्पष्ट अंतर है, क्या है, एक स्पष्ट अंतर आपको देखने को मिलेगा।
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण, आधुनिकता और तकनीकी विकास के कारण समाज की संरचना में एक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो शहरी समुदाय है, शहर के जो शहरी लोग हैं, उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र में, तो औद्योगिकरण, वहां तमाम तरह के कंपनी, तमाम तरह की फैक्ट्रियां आपको देखने को मिलेंगी, जिससे वहां के जो लोग हैं उनका जीवन बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत होता है। ठीक है। और तमाम कई तरह की तकनीकी से उनका विकास हुआ। ठीक है। और उनकी जो संरचना है उसमें क्या हुआ, काफी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शहरी इलाके के लोग अधिक विकसित हुए, आधुनिक और जीवन की उच्चता, गुणवत्ता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनके पास काफी सारे चीजें हैं। ठीक है। काफी सारी औद्योगिकरण हुआ, काफी सारी फैक्ट्रियां, काफी सारी इंडस्ट्रीज वहां मिली, जिससे उनका विकास हुआ। जैसे वहां उनको रोजगार मिला, रोजगार के थ्रू उनका विकास हुआ। ठीक है। वो अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन किए। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वह इनका जीवन बहुत ही शानदार तरीके से चलता रहा। उनका क्या हुआ, उनका विकास हुआ, उनके इलाके का विकास हुआ। और आगे अगर आप देखेंगे कि वहीं अगर आप ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे, ग्रामीण में पारस्परिक कृषि पर आधारित जीवन शैली अब भी कायम है। ठीक है। गांव के लोग क्या थे, गांव के लोग हमेशा कृषि पर आधारित हैं, कृषि प्रधान है वो लोग। ठीक है। उनका जो जीवन शैली है वो हमेशा खेती किसानी पे ही निर्भर करता है। और आज भी वो लोग क्या करते हैं, आज भी वो लोग खेती किसानी करके ही अपना जीवन को यापन करते हैं। ठीक है। यहाँ की सामाजिक जो संरचना है अत्यधिक पारिवारिक और सामुदायिक होती है। क्या होती है, यहाँ की संरचना जो होती है अत्यधिक पारिवारिक और सामुदायिक होती है। लोग, गांव जो है, गांव में जो देखेंगे आप, गांव के लोगों में हम की भावना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। किसकी भावना, हम की भावना। ठीक है। हम की भावना जो है वो गांव में ज्यादा देखने को मिलेगी। वहां लोग, सभी जो गांव के लोग हैं, सभी लोग एक परिवार के लोग रहते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से, किसी नाते से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के आप देखेंगे कि वहां लोग जुड़े होते हैं। और एक नातेदारी जो है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा नातेदारी। ठीक है। नाते, एक मिनट, नातेदारी, ठीक है। आप लोग नातेदारी देखे होंगे। तो उसमें इस तरीके से वो लोग उसमें क्या है, जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। और वहां आप हम की भावना देखने को मिलेंगे कि हम सभी लोग क्या हैं, एक गांव के रहने वाले, एक गांव के हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के वहां भावना देखने को मिलते हैं। और जो उनकी जीवन शैली होती है वो हमेशा कृषि से आधारित होता है। तो लोग जितना बोते हैं, जितना काटते हैं, उतना वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं से वो लोग अपना गुजारा करते हैं। ठीक है। उनके लिए कोई औद्योगिकरण, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो कि वो वहाँ रोजगार करे और अपना जो जीवन है वो और अच्छे से व्यतीत करें। ठीक है। उनके लिए वो कोई सारी सुविधाएं नहीं है। वो अपने खेत से ही क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। हालांकि शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, फिर भी ग्रामीण समाजों में अनेक विशेष सामाजिक ढांचे और रीति रिवाज हैं। ठीक है। फिर भी आप देखेंगे कि ग्रामीण जो समाज है वहाँ क्या है, वहाँ विशेष विशेष प्रकार के सामाजिक ढांचे, रीति रिवाज आपको देखने को मिलेंगे। और शहरीकरण के प्रभाव से गांव में भी बदलाव आ रहा है। ठीक है। शहरीकरण के प्रभाव से जब देख रहा है कि शहर में भी लोग इस टाइप के चेंज हो रहे हैं, इस तरह के तरीके से हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि गांव में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। एक आध लोग ऐसे गांव से उठ के शहर में आए और वहां के चीजों को देखे, वहां के चीजों को उन्होंने किया, उसके बाद वही चीज उठा के क्या किए, गांव के तरफ चले। और गांव में भी आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव देखने को आपको वहां मिलेंगे। स्पष्ट हुआ आपको। लेकिन इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता और भेदभाव भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि इसके साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां अनेक बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। बदलाव के साथ साथ भेदभाव आपको देखने को वहां मिलेंगे। किस प्रकार से लोग
गांव को अलग नजरिए से देखते हैं और शहर को क्या करते हैं, अलग नजरिए से आपको देखते हैं। ठीक है, तो आइए, आपने देखा इसमें कि शहरी और ग्रामीण समाज की जो जीवन है, जो जीवन शैली है, किस प्रकार से है, इसको आप लोगों ने देखा। और आगे हम लोग देखते हैं और भी चीजों को। आगे क्या है, तो शिक्षा और सामाजिक सुधार क्या है, शिक्षा और सामाजिक सुधार ये किस प्रकार से, इसको देखिए। शिक्षा और सामाजिक सुधार भारतीय समाज के विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्या है, जाहिर सी बात है कि शिक्षा अगर है तो क्या वो समाज का एक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है शिक्षा को। ठीक है, और शिक्षा से समाज में जागरूकता और सामाजिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, शिक्षा अगर आपके पास है तो आप जागरूक रहेंगे। आप जब जागरूक रहेंगे तो समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं वो भेदभाव को भी आप कम कर पाएंगे। कब कम कर पाएंगे, जब आपके पास शिक्षा रहेगी, जब आपके पास एजुकेशन रहेगा। तो जब एजुकेशन रहेगा तब आप क्या कर पाएंगे, तो सामाजिक जो भेदभाव है उसको आप कम कर पाएंगे। स्पष्ट हुआ आपको। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारतीय समाज में सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई है। कब से शुरुआत हुई है, तो आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारतीय समाज में सामाजिक सुधार आंदोलनों की यहाँ शुरुआत देखने को आपको मिलेंगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना था। क्या था, जिसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही था कि समाज में जितनी प्रकार की असमानताएं, जितनी प्रकार की भेदभाव है, उन सभी को क्या किया जाए, उन सभी को समाप्त किया जाए। समाप्त करके एक अच्छा जो चीजें हैं उसको उभारा जाए और लाया जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि इनमें सबसे प्रमुख नाम किसका आ रहा है, तो सबसे प्रमुख नाम अंबेडकर जी का आ रहा है, फिर गांधी जी का, फिर रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि उनका, और अन्य जो सुधारक थे इन लोगों का नाम विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जिन लोगों ने समाज में जो भी भेदभाव हो रहे हैं, जो छुआछूत या जितने भी प्रकार के चीजें हो रही हैं भेदभाव के थ्रू, उनको मिटाने के लिए अंबेडकर, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और अन्य जो सुधारक थे, ये लोगों का क्या है, मुख्य योगदान है और प्रमुख जो भूमिका है ये लोग निभाए हैं यहाँ। ठीक है, जिन्होंने भारतीय समाज में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। क्या उठाए हैं, तो भारतीय समाज में सुधार की दिशा में इन्होंने कई कदम उठाए हैं। और आज शिक्षा का स्तर बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी क्या मिली है, काफी मदद आप देखने को आपको मिली है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जब लोगों के अंदर आया है तो लोग क्या किए हैं, लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, और उसके बाद से समाज में कई प्रकार के परिवर्तन को उन्होंने लाया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता, इनमें क्या है, इनमें आपको भिन्नता देखने को मिलेंगी। ठीक है, कई क्षेत्रों में जो उनकी उपलब्धता है, जो भी गुणवत्ता है, काफी सारी चीजें आपको इनमें अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है, और आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो राजनीतिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकार से जो राजनीतिक संरचना है इसमें सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। भारतीय राजनीति ने भारतीय समाज की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या निभाई है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, उसको एक आकार देने में भारतीय समाज में लोकतांत्रिक जो प्रणालियां हैं, इनके तहत चुनाव, प्रतिनिधित्व और सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर जागरूकता बढ़ी और भारतीय संविधान ने समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया है। क्या किया है, तो आप देखेंगे स्वतंत्रता, न्याय, ठीक है, इस सिद्धांत को सुनिश्चित किया है और राजनीतिक संरचनाओं ने सामाजिक असमानता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, एंड कर दिया। और इसके बाद कई कानून और योजनाओं की शुरुआत की। ठीक है, अब देखेंगे कई कानून और योजनाओं को क्या किया, शुरू किया। और इसके बावजूद जो देखेंगे आप, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्म निरपेक्षता और कई मुद्दों पर भारतीय समाज के विकास को क्या किया, तो प्रभावी किया। ठीक है, तो कई मुद्दों पर जो भारतीय समाज की जो क्या है, जो राजनीति है उसको और उसके विकास को क्या किया, प्रभावित कर दिया, मतलब बदल दिया। ठीक है, आगे देखिए आप निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसको आप लोग देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखा, उसके बाद आप देखेंगे जो इसका निष्कर्ष है वो किस प्रकार से, इसको आप देखिए। ठीक है,
भारतीय समाज की संरचना एक जटिल और विविध तंत्र है। क्या है? जटिल और विविध है, जिससे विभिन्न सामाजिक, जैसे आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व क्या है इसमें शामिल है। समाज में जातिवाद, धर्म, लिंग, आर्थिक असमानता, शहरीकरण, राजनीति जैसे कारक इनके निर्माण के विकास में क्या किए हैं? महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। क्या किए हैं? तो इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने इसको पढ़ा, धर्म पढ़ा, फिर लिंग पढ़ा, आर्थिक असमानता पढ़ा, किस प्रकार से आर्थिक असमानता है इसको आपने देखा, फिर शहरीकरण देखा, किस प्रकार से शहरीकरण हुआ, तो गांव में किस प्रकार से प्रभाव हुए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखा। फिर देखा राजनीतिक जो जीवन और राजनीतिक क्षेत्र है ये किस प्रकार से हुए, इसको आपने देखा। और इन निर्माण और विकास में इनका क्या रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही। ठीक है, ये सारी चीजें एक संरचना के साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि भारतीय समाज में सुधार और बदलाव के कई प्रयास हुए, फिर भी कई चुनौतियां सामने आई जिनका समाधान अभी क्या है? अभी बाकी है। और भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को बड़े ही ध्यान से उसको देखना और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये आपका क्या रहा? ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन का क्लास रहा, और इसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो भी हमारी समाज की जो संरचना है, जो बनावटें हैं किस प्रकार से हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो इसमें आप देखें कि धर्म शामिल था, लिंग शामिल था, और फिर आर्थिक असमानता, शहरीकरण, राजनीतिकरण, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। और इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग नेक्स्ट अगला लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे गांव पढ़ेंगे, नगर पढ़ेंगे, शहर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीजों का विस्तार करेंगे, विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का जो डेमो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिस लिंक से आप जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़ने से क्या होगा कि जो अभी आपका अपडेट होगा आपको मिलेगा। ठीक है, उससे आपको एक मदद मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।